ऑलराइट सो आगे बढ़ने से पहले कुछ प्रॉब्लम्स जो पोटेंशियल के हवाले से हम कर रहे थे, तो थोड़ी सी एक डिस्कशन है पॉइसन इक्वेशन और लैप्लास इक्वेशन के हवाले से। तो ज़्यादा लंबी डिस्कशन तो नहीं मैंने करनी, लेकिन ये कि उनका एक तारुफ ज़रूरी है इस हवाले से, क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, तो हमने कहा था कि हमारा जो मुद्दा है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना। ठीक है, ये मैं कहानी बार बार आपको सुनाता रहूंगा। सो बेसिकली आपने कैलकुलेट करना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। और मैंने शुरू किया था इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना फ्रॉम कूलम्स लॉ। अगर आपके पास कोई कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, वेयर आर इज द सेपरेशन वेक्टर। अगर आपके पास डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप समेशन के साथ, लेट्स से अगर आपके पास n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, तो आप हर एक चार्ज का अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं एंड देन आप उनको सम अप कर देते हैं। तो यहाँ से हमने स्टार्ट लिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी थी और हम चाहते थे कि हम कोई ऐसा स्केलर फंक्शन डिफाइन करें जिसको हम इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट निकाल सकें, तो हमने उसके लिए पोटेंशियल डिफाइन किया था। ठीक है, सो ये मैंने लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको कैलकुलेट करने का एक दूसरा तरीका भी था जो कि गाउस लॉ था, जिसमें हमने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी क्लोज सरफेस में से, अगर फ्लक्स निकाला जाए, तो वो होता है 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स उस सरफेस के अंदर जितना चार्ज पड़ा हुआ है, चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। तो इसको हमने बोला था गाउस लॉ। और इन दोनों से हम जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। इसके बाद तीसरा रास्ता हमने जो है वो पोटेंशियल का ढूंढ लिया। पोटेंशियल को मैंने डिफाइन किया था लास्ट टाइम, माइनस इंटीग्रल ऑफ सम रेफरेंस पॉइंट, जिसे आमतौर पे हम इन्फिनिटी लेते हैं, टू सम पॉइंट आर। और फिर हम इसको डिफाइन करते हैं ई डॉट डी एल से, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसको हमने फिर इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, और हमने देखा था कि हम इसको निकाल सकते हैं माइनस डेल ऑफ वी के साथ, वेयर डेल इज द ऑपरेटर, इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर कह लें, या दूसरा लफ्ज में डेरिवेटिव ही है, पार्शियल डेरिवेटिव्स की फॉर्म में इसको लिखा जाता है। तो ये हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्म के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा था। और पिछली दफा हमने ये बात की थी कि अगर आप पोटेंशियल वाली अप्रोच पे जाते हैं, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, और हम चाहते हैं कि हम अपने प्रॉब्लम को, किसी भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को मजीद कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं, बल्कि उसको सिंप्लीफाई करें। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो इस काम को सिंप्लीफाई करता है इस तरह से कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी आर जस्ट नंबर्स। और अगर आपको पोटेंशियल की फॉर्म पता हो, तो आप उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। सो हमारा फोकस जो था उसके बाद, वो ये वाला फार्मूला था, E इक्वल्स माइनस डेल वी। अब ये फार्मूला मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ, लेकिन ये फार्मूला इस्तेमाल तभी हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए जब मेरे पास पोटेंशियल की वैल्यू पता हो। सो जो क्रूशल क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ टू फाइंड वी फॉर अ गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये अब हमारा मेन सवाल है कि हमें एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दी गई हो, तो हम उससे पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। और आज हम जो प्रॉब्लम्स करेंगे वो इसी इसी क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे कि अगर आपको एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे दी जाए, जो कि डिस्क्रीट भी हो सकती है, कंटिन्यूस भी हो सकती है, तो उसे आप पोटेंशियल कैसे निकालेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा,
तो फिर आप उसका ग्रेडियंट लेकर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। दैट विल बी जस्ट टेकिंग डेरिवेटिव्स। अच्छा, एक तो इस फार्मूले को देख के आप फौरन से कह सकते हैं देखें जी ये फार्मूला लगा के आप पोटेंशियल निकाल सकते हैं, लेकिन ये फिर एक सर्कुलर बात हो जाएगी, क्योंकि ये फार्मूला इस्तेमाल करने के लिए अगर आप इस फार्मूले से पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो फिर आपको पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए, तभी आप इंटीग्रल सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हमारा मेन मुद्दा ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चीज का ना पता हो, तो फिर हम इस फार्मूले को इस्तेमाल करके पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो अगर आपको ई ही नहीं पता, इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं पता, तो फिर आप उसका इंटीग्रल कैसे लेंगे? और हमारा फंडामेंटल पर्पस जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। दैट मीन्स कि मेरे पास अब कोई और इक्वेशन होनी चाहिए जिसको मैं इस्तेमाल करूंगा पोटेंशियल निकालने के लिए। और ये जो इक्वेशन है ये फिर निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज से। आप लोगों को याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, बहुत सारी पढ़ी थी, लेकिन बल्कि इसको मैं प्रॉपर्टीज की बजाय डाइवर्जेंस एंड कर्ल ही कह देता हूँ, क्योंकि हमने अब इसको देख लिया हुआ है, पढ़ लिया हुआ है। मुझे ये पता है कि डाइवर्जेंस एंड कर्ल क्या चीज होती है, तो मैं यही वाला डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इस प्रॉपर्टी को अब इस्तेमाल करके पोटेंशियल का एक ऐसा फार्मूला बनाना चाहता हूं जो इलेक्ट्रिक फील्ड से आजाद हो। मतलब ये कि ऐसा फार्मूला जो इस तरह का ना हो, क्योंकि यहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से पता हो तो पोटेंशियल निकलता है, लेकिन अब मैंने इस फार्मूले को इस्तेमाल करना है जिसमें मुझे पहले पोटेंशियल निकालना पड़ेगा और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वहां से निकालना। सो एक ऐसा पोटेंशियल का फार्मूला चाहिए जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ना पाया जाए। तो उसका तरीका बेहतरीन यही किया कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी तरह से इस इक्वेशन में से एलिमिनेट कर दें, और वो अब मैं आपके सामने करने जा रहा हूँ। और पॉइसन इक्वेशन और लैप्लास इक्वेशन जो है वो आपको हेल्प करेगी इसके बारे में। अच्छा, अब अ, जब आप डाइवर्जेंस की बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो उसको हमने पढ़ा था गाउसेस लॉ की फॉर्म में, कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस लूं तो दैट विल बी इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमने पढ़ा था फ्रॉम गाउसेस लॉ, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गाउसेस लॉ भी जिसको कहते थे। ये मुझे पता है, दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन। अब मेरे पास जो नया फार्मूला आया है वो है E इक्वल्स माइनस डेल ऑफ V। तो अगर मैं इस इक्वेशन के दोनों जानेब, सॉरी, इस इक्वेशन के दोनों जानेब डाइवर्जेंस ले लूं, क्योंकि दोनों जानेब वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो उनका डाइवर्जेंस लिया जा सकता है। डेल डॉट E इक्वल्स माइनस डेल डॉट डेल V। अब डेल डॉट डेल तो सिंपली मुझे जो है वो माइनस डेल स्क्वायर देगा, बिकॉज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ इज अ स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। ये आपने पढ़ा हुआ है डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज में। और लेफ्ट हैंड साइड पे डेल डॉट ई की वैल्यू मैं गाउसेस लॉ से प्लग इन करूंगा, तो मेरे पास ये एक इक्वेशन आ गई, जिसको मैं थोड़ा रीअरेंज करके दोबारा लिखता हूँ। डेल स्क्वायर वी इक्वल्स माइनस रो ओवर एप्सिलॉन। अगेन माइनस फॉर कन्वेंशन है। जब जब हमने वी को डिफाइन किया था तो हमने इस तरह डिफाइन किया था कि जो पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल है वो पॉजिटिव निकले। वो मैं अभी आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा पॉइंट। सो अभी नेगेटिव साइन से आप ना घबराएं। सो बेसिकली हमने ये एक इक्वेशन ऑब्टेन की है। इस इक्वेशन को लिटरेचर में पॉइसन इक्वेशन के नाम से याद करते हैं। अब आप देखेंगे ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब अगर मैं इस इक्वेशन को इस्तेमाल कर सकता हूं तो मैं इससे इजीली पोटेंशियल निकाल सकता हूं। ये इक्वेशन मजीद इजी हो जाती है अगर मेरे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जीरो हो। ये वो बात है मेरे ख्याल जिस जो हम साजिद के साथ भी पिछली दफा डिस्कस कर रहे थे, कि अगर किसी जगह पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद है तो इसका लाजमी मतलब नहीं होता कि वहां पोटेंशियल भी जीरो होगा। अगर आपके पास रो जीरो हो गया है तो दैट डजंट मीन कि आपका वी जीरो है, बल्कि आपका डेल स्क्वायर वी जो है वो जीरो होगा। और यहां से मेरे पास एक और इक्वेशन बन जाती है
विच इज मोर सिंप्लीफाइड देन पॉइसन इक्वेशन, और इस इक्वेशन को नाम देते हैं लैपलास इक्वेशन का। तो लैपलास ने बेसिकली तो डिफरेंशियल इक्वेशंस, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस सेकेंड ऑर्डर की जो है उनको सॉल्व करने के लिए लिखी थी, जिसकी मजीद डिस्कशन चैप्टर 3 के अंदर आएगी जब हम लैपलास इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालेंगे। जो मुद्दे की बात है जो मैं अभी करना चाहता था वो था इस सवाल का जवाब जो हमने यहाँ पे लिखा था, हाउ टू फाइंड वी फॉर अ गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और मैं चाहता था कि हम इस वाले फार्मूले को इस्तेमाल ना करें, सॉरी, इस वाले फार्मूले को इस्तेमाल ना करें, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो हमने निकालना है। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ही ना पता हो तो पोटेंशियल कैसे निकाला जाएगा। तो उसके लिए अब आपके पास ये दो इक्वेशंस आ गई हैं, और इन दोनों इक्वेशंस में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड का जिक्र नहीं आ रहा। सिंपली राइट हैंड साइड पॉइसन इक्वेशन की देखें तो आपके पास क्या है, एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अब आपने ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है। जब आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी। प्रॉब्लम और सिंपल हो जाता है अगर किसी रीजन के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जीरो हो। ठीक है जी। लेकिन अब ये कि अब हमारा जो काम है वो थोड़ा सा आसान हो गया कि अब हम पॉइसन इक्वेशन को इस्तेमाल करके, मैं फिलहाल पॉइसन इक्वेशन की ही बार बार बात करूंगा, वो इसलिए कि अभी हम रोज इक्वल टू जीरो वाला केस नहीं ले रहे, लैपलास इक्वेशन के लिए अलहदा से चैप्टर मौजूद है जहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब पॉइसन इक्वेशन सॉल्व करनी है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे बेसिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए होगी। तो अगर आपके पास एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और आपको उसकी वेल डिफाइंड फॉर्म पता है, तो फिर तो आप सिंपली राइट हैंड साइड पे रो पुट करें और उसके बाद इस पॉइसन इक्वेशन को इन्वर्ट करें, तो आपको इजीली जो है वो पोटेंशियल मिल जाएगा। सो बेसिकली आपने करना क्या है, इन्वर्ट द पॉइसन इक्वेशन टू ऑब्टेन v फ्रॉम रो। तो ये भी काम अभी थोड़ा सा हम करेंगे विद वन और टू एग्जांपल्स, और हम एक ऐसे फार्मूले पे पहुंचेंगे कि जिसमें हमें इससे भी थोड़ा सा बेहतर फार्मूला मिल सके, हमें इस तरह का फार्मूला मिल सके जैसा हम पहले देख चुके हैं, जैसा कि हमने पोटेंशियल की डेफिनेशन में देखा था। तो वहां पे बिल्कुल इंटीग्रल था और इंटीग्रल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड था। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अब भी हमें एक ऐसा ही फार्मूला मिले, सिर्फ ये कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो बल्कि उसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो इसके ऊपर थोड़ा सा मजीद काम करते हैं, और पॉइसन इक्वेशन को करने के लिए हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि हम पोटेंशियल का इन टर्म्स ऑफ रो कोई सीधा सीधा फार्मूला निकाल सकते हैं कि नहीं। वैसे तो ये फार्मूला भी है, कोई इसमें मजाइका नहीं है। अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस पसंद हैं तो ठीक है, आप इस इक्वेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे पोटेंशियल निकाल सकते हैं। लेकिन इसकी एक और फॉर्म भी है जो कि इंटीग्रल के अंदर आती है, और हम उसको अभी डेवलप करेंगे, एंड देन फिर जो प्रॉब्लम्स होंगे उनमें वो आप उसको इस्तेमाल करेंगे। ऐसा करने की एक वजह ये भी है कि जो आपने जो ऊपर हम स्टार्ट में मैंने आपको बताया था, जब हम ये प्रॉब्लम्स कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए गॉसेस लॉ इस्तेमाल करते थे या कूलम्स लॉ इस्तेमाल करते थे, तो तब हमने कुछ टेक्निक्स सीखी थी, और वो सारी टेक्निक्स जो हैं उनके अंदर इंटीग्रेशंस आती थी, इंटीग्रल आते थे, कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती थी जिसको जिसको फिर आप यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी लैम्डा सिग्मा और रो, लीनियर सरफेस और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में लिखा करते थे। तो हमने उसमें अच्छी खासी प्रैक्टिस की हुई है। तो अपने स्किल को ज़ाया करने की बजाय, और बजाय इसके कि मैं अब दोबारा से डिफरेंशियल इक्वेशंस की तरफ अपनी इलेक्ट्रोडायनामिक्स को ले जाऊं, क्यों ना हम पोटेंशियल का भी एक ऐसा फार्मूला लिख लें जो कि वैसी ही टेक्निक्स इस्तेमाल करता है जो हमने पहले सीख चुके हैं, जो हम इस चैप्टर के शुरू में सीख चुके हैं और जिसके हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी कर लिए हुए। तो मेरी बात थोड़ी सी अभी क्लियर होगी जब आपके सामने वो फार्मूला आएगा। तो सबसे पहले मैं एक केस लेता हूँ पॉइंट चार्ज का। सो लेट्स से अगर मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है, आपने ये प्रॉब्लम आई थिंक पहले भी किया है, हमने हमने इसको किया हुआ है अपने लेक्चर्स में भी, लेकिन मैं सिर्फ
रिवाइज करने के लिए कि हम एक, अगर मेरे पास सिर्फ सिंपल एक सिंगल पॉइंट चार्ज पड़ा हो और एक पॉइंट मेरे पास दिया हो P, और मुझे कहा जाए कि इस पॉइंट P के ऊपर इस Q चार्ज का पोटेंशियल निकालें, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे एक वेक्टर ड्रॉ करते हो, सेपरेशन वेक्टर R, और उसके बाद आप एक रेफरेंस पॉइंट चूज करते हो। तो मैं यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट चूज करूंगा इन्फिनिटी। तो इसका मतलब है कि जब मैं पोटेंशियल निकालूंगा V ऑफ R, दैट विल बी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू R एंड देन E डॉट dl, राइट। तो ये आपका पोटेंशियल का फार्मूला है जिसमें मैंने रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी पे लिया हुआ। एंड देन इस केस में चूंकि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है, ये बहुत ही सिंपल केस है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज उसकी मैं वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा, 1/4πε0, एंड देन क्यू, चलें क्यू चूंकि स्केलर है तो वो भी इंटीग्रल से बाहर ही रहेगा, एंड देन आएगा इन्फिनिटी टू R, एंड देन आएगा 1/r², बल्कि R² dr आ जाएगा। ठीक है, मैं R को चेंज कर रहा हूँ, सिर्फ डिफरेंट इंडेक्स, डिफरेंट नोटेशन इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इस इंटीग्रल को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास जो आंसर आता है दैट इज 1/4πε0 Q/R, दैट इज इक्वल टू V ऑफ R। दिस इज द पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट चार्ज। अब आप देखेंगे यहाँ पे, अगर चूंकि मेरा चार्ज पॉजिटिव था तो इसने मुझे जो पोटेंशियल दिया है वो पॉजिटिव दिया है। सो बेसिकली एक वजह ये भी थी यहाँ पे नेगेटिव साइन लेने की, वो जो कन्वेंशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो नेगेटिव साइड जब आप लेते हैं तो वो फिर यहाँ पे जब आप इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं तो वो माइनस, उससे माइनस कैंसिल हो जाता है। सो बेसिकली ये हमारी कन्वेंशन है कि अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज होगा तो प्लस क्यू कहीं पे होगा, तो उससे जो निकलने वाला पोटेंशियल है या फील्ड है वो हमेशा हम आउटवर्ड लेते हैं, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये नोटेशन थी, और दूसरी तरफ ये कि उसका पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इस फार्मूले में आपको नजर आ रहा है, अगर मैं क्यू को माइनस क्यू कर दूं तो वी जो है वो माइनस वी हो जाएगा, विच मीन्स के नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा। दैट इज जस्ट अ कन्वेंशन। तो इस वजह से हमने माइनस यहाँ पे लिया था। लेकिन बहरहाल मुझे ये पता है कि अगर मेरे पास एक चार्ज किसी जगह पे पड़ा हो तो उसका जो पोटेंशियल है वो इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, वो सिंगल पॉइंट चार्ज का मैंने निकाला। अब हम चलते हैं, अगर आपके पास एक से ज्यादा पॉइंट चार्जेस पड़े हों, मेनी मेनी चार्जेस, ठीक है, एक से ज्यादा चार्जेस अगर आपके पास पड़े हैं तो उस केस में क्या होता है, आपके पास एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है आपके पास Q2, एक चार्ज है Q3, और इसी तरह से बहुत सारे चार्जेस पड़े हुए हैं। ठीक है, और कोई चार्ज उसमें QI भी पड़ा हुआ है। और इसी तरह से आपसे कहा जाता है कि यहाँ पे एक पॉइंट P है, तो वहां पे इस पूरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का पोटेंशियल निकालें। तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूंगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को, और ये लीनियर अलजेब्रा की स्पेशलिटी है, इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अभी तक यहाँ पे चल रहा है। प्रिंसिपल ऑफ लीनियर सुपरपोजिशन, जो कि ये कहती है कि इंडिविजुअल चार्जेस का पोटेंशियल अगर निकाल के उनको सम किया जाए, दैट विल बी द पोटेंशियल ऑफ ऑल द चार्जेस। दूसरे लफ्जों में इनका जो पोटेंशियल है V, दैट विल बी इक्वल टू 1/4πε0, and summation is equal to I to n। let's say I have n charges, ठीक है, तो यहाँ कहीं पे Qn भी पड़ा हुआ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ QI/R। तो सिंपली मैंने ये किया है कि मैंने सिंगल पॉइंट चार्ज का फार्मूला उठाया और सारे चार्जेस को एड अप करके मैनी चार्जेस का फार्मूला बना लिया। इस केस के अंदर हमारा जो चार्जेस थे वो डिस्क्रीट थे। ठीक है, तो हमारे पास डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन थी। इसी को अगर आप एक्सटेंड कर दें तो आप कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको भी डिफाइन कर सकते हैं। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करेंगे आप 1/4πε0, समेशन जो है वो इंटीग्रल बन जाएगा, और क्यू आईज जो हैं वो स्मॉल या इनफिनिटेसिमल चार्ज बन जाएगा DQ एंड डिवाइडेड बाय R, एंड देन आप जस्ट इसको इंटीग्रेट कर देंगे। वेयर आपका जो DQ है
that can be lambda dl, that can be sigma dA, and that can be rho d tau. मैं टाउ अब इसलिए वॉल्यूम के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। टाउ जो है ये वॉल्यूम के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो इसलिए कि हमने v जो है वो ऑलरेडी पोटेंशियल के लिए रिजर्व कर लिया हुआ है। सो डी वी लिखूंगा तो वो कंफ्यूजन हो जाती है समटाइम। तो अब आपके पास देखें ये इंटीग्रल वाला प्रॉब्लम जो है वो आ गया जिसकी तलाश में मैं था। तो आइंदा हमें यही किया जाएगा कि वो डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देगा, तो कभी हम ये डिस्क्रीट चार्ज वाला फार्मूला लगाएंगे अगर डिस्क्रीट चार्जेस होंगे, और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो हम कंटिन्यूस वाला फार्मूला लगाएंगे। तो अब मेरा जो सवाल था, मेरा जो मकसद था इस पूरी बहस का, कि हम एक ऐसा फार्मूला चाहते हैं जिससे हम पोटेंशियल निकालें, और उस फार्मूले के की शक्ल जो है वो इंटीग्रल जैसी हो, लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ना आ रहा हो। तो आप देखें जो फाइनल रिजल्ट मेरा आया है वो उसके अंदर इंटीग्रल आ रहा है, लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ रहा। और ये प्रॉब्लम बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड में करते थे, और उसमें ये होता था कि आपको एक इजाफी चीज भी निकालनी पड़ती थी, विच इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे आपको वो एडिशनल डायरेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। किसी का कोई सवाल नहीं है तो फिर मैं आगे चलता हूँ और प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। सो आई थिंक प्रॉब्लम 2.25, हाँ ये प्रॉब्लम है जहाँ से हम स्टार्ट लेंगे। 2.24 हमने कर लिया था, राइट, हाँ वो किया हुआ है। 2.25 करना है। सो आसान है, बल्कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने चूंकि प्रैक्टिस पहले की हुई है आपको उससे बहुत ज्यादा आसान लगेगा ये। तो फिगर्स मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं की, वो जैसे जैसे हम चलेंगे उनको बनाते जाएंगे। सो प्रॉब्लम ये है कि यूजिंग क्वेश्चन 27 एंड 2.30 फाइंड द पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस, ये वो इंटीग्रल वाली क्वेश्चंस की बात कर रहा है, या वो जो अभी मैंने लास्ट पे क्वेश्चंस बताई हैं उनकी बात कर रहा है। फाइंड द पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस z above the center of the charge distributions in figure 2.34। अच्छा, इसको इसका जो पहला हिस्सा है फिगर ए, मेरे ख्याल उसको कहता है ये। तो ए वाला जो प्रॉब्लम है उसके अंदर ये है कि आपके पास एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। सो लेट मी गो टू द शेप्स। एक, सॉरी नॉट लाइन, बट दो चार्जेस हैं आपके पास, ठीक है। एक चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है और एक चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो इनके दरमियान जो है वो मैं एक लाइन लगा लेता हूँ। एक जो दाई तरफ चार्ज है और बाई तरफ चार्ज है वो एक जितना है, और दोनों की पोलैरिटी भी सेम है, दोनों पॉजिटिव चार्जेस। और ऊपर एक पॉइंट दिया हुआ है P, जो कि Z डिस्टेंस दूर है इनके सेंटर से। चलिए मैं सेंटर को थोड़ा सा, आई डोंट नो, कि दोबारा ड्रा करना पड़ेगा, तो इसको सेंटर पे बनाना है। एंड देन दिस इज जस्ट अ लाइन। ये मैं लाइन डैश इसलिए ड्रा कर रहा हूँ ताकि इसको आप असल लाइन ना समझे। दिस इज जस्ट अ ज्योमेट्रिकल लाइन। असल चीज जो हमें दी गई है वो है टू डिस्क्रीट चार्जेस, ठीक है। टू डिस्क्रीट इक्वल एंड ऑपोजिट, सॉरी इक्वल चार्जेस, नॉट ऑपोजिट। तो ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है और कहा जा रहा है कि इसका पोटेंशियल निकाल लें। एंड जब आप पोटेंशियल निकाल लें तो फिर आप ये वाला फार्मूला लगा के इज इक्वल टू माइनस डेल वी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल लें, एंड देन कंपेयर योर आंसर्स टू दीज प्रॉब्लम्स जो हमने पहले किए हुए हैं। सो सबसे पहला काम है पोटेंशियल निकालना। तो पोटेंशियल के लिए चूंकि यहाँ पे डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सिंपली मैं क्या क्या इस्तेमाल करूंगा। इफ यू हैव अ डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यू जस्ट find the potential due to each line, each charge, and then you just add them up. So उससे पहले मैं क्या करूंगा, हर चार्ज के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड
लाइन ड्रॉ करूंगा, और जो डिस्टेंस होगा उस चार्ज का फ्रॉम पॉइंट पी, दैट विल बी आर। और वो एंगल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये जो लाइन है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, राइट। तो अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कर रहे, सो आई विल नॉट इवन ड्रॉ दैट। थीटा विल बी दी एंगल, और इन दोनों के दरमियान जो सेपरेशन है वो मुझे दी गई थी, डी है। सो ये जो जो और ये चूंकि मैंने मिड पॉइंट जो लिया हुआ है ओ मिड पॉइंट है, सो अगर टोटल डिस्टेंस डी है दोनों चार्जेस के दरमियान, तो आधा डिस्टेंस जो होगा वो d/2 होगा। एंड देन ये वाली जो लेंथ है ये ऑलरेडी प्रॉब्लम के अंदर दी हुई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि डिस्टेंस z अबव द सेंटर ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। z का मतलब ये है कि z एक्सिस को हमने इस तरह से डिफाइन किया हुआ है। तो ये है पहली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसके बारे में उसने बात की है। डिस्क्रीट चार्जेस हैं, इक्वल चार्जेस हैं, सो पोटेंशियल निकालना इजी है। मैं सिंपली क्या करूंगा कि v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टोटल चार्ज q प्लस क्यू, चूंकि सेम ही है तो वो हो जाएगा 2q, और डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस विल बी r। दैट्स इट। ये बहुत सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है। द ओनली थिंग दैट आई वांट टू कैलकुलेट हियर इज r। r को आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। r विल बी इक्वल टू d² / 4 प्लस z² स्क्वायर रूट। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ए पार्ट जो है वो इजी था। सो आपका पोटेंशियल जो है दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बल्कि चलो ये भी इसको ऐसे रखते हैं, 2q/d²/4 प्लस z²। दिस इज दी पोटेंशियल। और पोटेंशियल जब आ जाएगा तो फिर आपने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू माइनस डेल ऑफ v। और इसको अब अगर आप अब देखें यहाँ पे जो डेल है, डेल डिफरेंशियल ऑपरेटर या वेक्टर ऑपरेटर, वो डायरेक्शन रखता है। तो यहाँ पर जो मेरा प्रॉब्लम है, जो मेरा पोटेंशियल है, वो सिर्फ एक डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है, जो कि जी डायरेक्शन है। बाकी सारी चीजें जो इस फार्मूले में आपको नजर आ रही हैं, दे आर ऑल कांस्टेंट्स राइट हैंड साइड पे। क्यू कांस्टेंट है, चार्ज एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, डी डिस्टेंस चूंकि कांस्टेंट है वो हम चेंज नहीं कर रहे, इलेक्ट्रोस्टैटिक है। तो द ओनली थिंग दैट योर पोटेंशियल डिपेंड्स इज ऑन जी। मतलब मैं इस v को लिख सकता हूँ v ऑफ z। दैट इज द ओनली वेरिएबल, z को मैं चेंज कर सकता हूँ। सो जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जब मैं डेल वेक्टर उसके लिए लिखूंगा, सो दैट विल बी जस्ट लाइक अ लाइन। और वो लाइन जो है उसको हम r कहने की बजाय z कह रहे हैं। सो इसकी जो डायरेक्शन आएगी दैट विल बी जस्ट z हैट, और ये पार्शियल डेरिवेटिव बनेगा z का, एंड देन v ऑफ z। इसको अब आप कैलकुलेट कर लें। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 1/√रूट जो है वो 3/2 दे देगा, एंड z² आपको 2z देगा। सो टोटल आंसर जो आपका आएगा दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2qz डिवाइडेड बाय सेम z² प्लस p²/4 पावर 3/2 एंड देन z हैट। सो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, विच इज सेम जो कि आपने मेरे ख्याल ये प्रॉब्लम ऑलरेडी किया भी हुआ है। तो वो उसके साथ आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, सेम आंसर आता है। दूसरी कॉन्फ़िगरेशन जो इन्होंने दी हुई है, जिसको बी कह लेते हैं, उसके अंदर इन दो चार्जेस की बजाय, डिस्क्रीट चार्जेस की बजाय एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है। सो इस केस के अंदर क्या है, एक लाइन है, और ये सारी लाइन जो है लेमडा कह लें इसको आप, दैट इज द यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन दिस वन। और उसी तरह से यहाँ पे एक पॉइंट पी है जो इस लाइन से जी डिस्टेंस के ऊपर है, और अब आपने इसका पोटेंशियल निकालना है। ये आपको कॉन्फ़िगरेशन दी गई है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये प्रॉब्लम है। अगेन पहले आप यहाँ पर, अब चूंकि ये डिस्क्रीट नहीं है, तो मैं पहले यहाँ पर
एक स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ जो है वो डिफाइन करूंगा, जिसको मैं नाम दूंगा डी एक्स। और ओरिजिन जो है या मिड पॉइंट ओ है, वहां से मैं डिस्टेंस लूंगा एक्स। एंड देन इस डी एक्स से मैं पी पॉइंट तक एक लाइन बनाऊंगा, which is, and that will give me the separation between the charge distribution dx and the potential at point P due to that charge distribution। मतलब ये कि इस dx लेंथ के अंदर जितना चार्ज आएगा, उस चार्ज का पोटेंशियल मैं यहाँ पे निकालूंगा पहले, जस्ट लाइक अ डिस्क्रीट केस। एंड देन मैं फिर उस dx को इस पूरी लाइन के ऊपर इंटीग्रेट कर दूंगा। और लाइन की जो लेंथ है वो प्रॉब्लम में दी गई है, एंड दैट इज 2l, 2l। So this is the length of this line distribution। ठीक है जी, सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम इजी है। अगेन अब चूंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस है, सो v इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इंटीग्रेशन आप करेंगे फ्रॉम -l to l। वो इसलिए कि मैंने ओरिजिन या ओ को मिड पॉइंट पे डिफाइन किया है। सो लेंथ जो है वो लेफ्ट साइड पे बन जाएगी -l, एंड राइट साइड पे बन जाएगी +l, टोटल लेंथ। और इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा dx के ऊपर। सो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चूंकि सारी एक्स एक्स के अंदर है, यानी एक लाइन के अंदर है, सो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिवाइडेड बाय सेपरेशन वेक्टर। सेपरेशन वेक्टर को मैं फिर वैसे निकालूंगा पाइथागोरस थ्योरम लगा के, एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, एंड लैम्डा इज कांस्टेंट। तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारा काम आसान करती है। सो लैम्डा over 4 pi epsilon naught, and then you will integrate -l to l dx over z square plus x square अंडर रूट। तो ये इंटीग्रल बड़ा फेमस इंटीग्रल है। आप चाहे तो उसको सब्स्टिट्यूशन करके सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं x को कह दूं z tan थीटा या tan अल्फा कह लें, सो dx will be equal to z secant square अल्फा। जब x की लेंथ l होगी तो l ओवर z विल बी इक्वल टू tan अल्फा, और जब इसकी लेंथ माइनस होगी तो वो -tan अल्फा हो जाएगा। ठीक है, दैट्स जस्ट सिमेट्रिक। एक में आप उसको अल्फा कह लेंगे, एक में इसको। दूसरे लफ्जों में अगर मैं अल्फा को डिफाइन करूं एज tan इनवर्स l ओवर z, तो माइनस अल्फा विल बी -tan इनवर्स l ओवर z। तो दोनों लिमिट्स कवर हो जाती हैं। इसमें अगर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें v में, सो लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -l to l dx मुझे दे रहा है z secant स्क्वायर, सॉरी, शुड इट बी अल्फा, या अल्फा, डिवाइडेड बाय z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर tan स्क्वायर विल गिव मी z 1 प्लस tan स्क्वायर इज secant स्क्वायर, और उसका अंडर रूट करेंगे तो वो हो जाएगा secant अल्फा। एंड देन, सॉरी यहाँ पे क्या आना था, क्योंकि मैं एंगल में ले गया था तो ये वाली लिमिट्स चेंज हो जाएंगी। तो इनको मैं -अल्फा टू अल्फा कह लेता हूँ, एंड देन इंटीग्रेट कर रहे हैं अल्फा पे। नाम इसका चेंज कर लेते हैं, अल्फा प्राइम कर लेते हैं चलें। एंड देन दिस विल बी सिंप्लीफाइड एज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट -अल्फा टू अल्फा सीकेंड अल्फा प्राइम डी अल्फा प्राइम। और इसको अगर आप सॉल्व करें तो इसका आंसर आता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, and that will be equal to log of secant अल्फा प्राइम प्लस tan अल्फा प्राइम। ये मेरे ख्याल इसका इंटीग्रल होता है, इफ आई रिमेम्बर इट करेक्टली, सॉरी। एंड देन इसकी जो लिमिट आएगी दैट विल बी फ्रॉम -अल्फा टू अल्फा।
इसको अब आप थोड़ा सा सॉल्व कर लें एंड देन यू कैन फाइंड द आंसर। सो जब आप, अगर आपके पास tan अल्फा एल ओवर जी है, तो मैं एक राइट ट्राइंगल बना लेता हूँ। सो अगर मेरे पास यहाँ पर अल्फा है और tan अल्फा मैं कह रहा हूँ एल ओवर जी है, सो दिस शुड बी एल, दिस शुड बी जी। तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर स्क्वायर रूट, राइट। तो वहां से मैं साइन अल्फा, कॉस अल्फा, सीकेंड अल्फा, tan अल्फा, एवरीथिंग आई कैन प्ले विद दैट। और ये आप थोड़ा सा इसके साथ खेलें, तो आपके पास जो आंसर फाइनल आएगा मैं वो लिखना चाहता हूँ। एक चीज मैं मेंशन करूंगा कि आज के सारे प्रॉब्लम्स में इंटीग्रल बहुत लंबे हैं, और मैं यूज करूंगा मैथमेटिका को इंटीग्रल्स को फाइंड करने के लिए। लेकिन अगर आप चाहें तो जैसे मैंने ये सब्स्टिट्यूशन दिखाई है, मतलब सब्स्टिट्यूशन एक हद तक आप कर लें जहाँ पे आप इंटीग्रल को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एंड देन यू कैन सिंपली यूज द मैथमेटिका, एंड उससे आपका काम जो है वो आसान हो जाएगा। अगर आपको इंटीग्रल नहीं करने आते तो फिर ऑफ कोर्स मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सारा इंटीग्रल खुद ही हाथ से ही करें। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप इंटीग्रल्स कर सकते हैं, अगर आप कहा जाए, तो फिर करने की जरूरत नहीं है, फिर आप कोई सॉफ्टवेयर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल, सो सो दिस विल बिकम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और लॉग की दो लिमिट्स आएंगी। सो लॉग ऑफ एल प्लस जी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट, और ये वहां से आ रहा है जो जो आप सीकेन अल्फा और टेन अल्फा प्लग इन करेंगे। चलिए अल्फा प्राइम कह लेते हैं, बिकॉज हमने उसको अल्फा प्राइम कहा है वेरिएबल को, या अल्फा ही ठीक है, क्योंकि लिमिट तो अल्फा में आनी है। बहरहाल, सो दिस विल बी एल प्लस दिस, एंड देन चूंकि माइनस अल्फा जस्ट इसको माइनस कर देगा, सो दिस विल बिकम माइनस, एंड देन प्लस z square plus l square, and then this will be the thing, and then इसको आप चाहें तो और भी आप संवार सकते हैं, लेकिन मैं यहीं पे इसको फाइनलाइज कर दूंगा। सो दिस इज माय आंसर टू दी पोटेंशियल। ठीक है। अच्छा, इसमें ये है कि जो चीज इम्पोर्टेंट है ना, आंसर तक तो आप पहुंच ही जाएंगे, वो सिर्फ इंटीग्रल सॉल्व करने हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप प्रॉब्लम को बनाएंगे कैसे, तो वो आपने याद रखना है। फार्मूला कहाँ से शुरू करना है, और किस चार्ज आपका किस जगह पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे मैंने dx पे रखा हुआ था, और उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक आप ले रहे हैं, एंड देन इट्स जस्ट एन इंटीग्रेशन। ठीक है। और यही आप देखेंगे अगले प्रॉब्लम में भी। मिसाल के तौर पे सी में कोई क्वेश्चन है यहाँ पर, यहाँ तक जो भी मैंने प्रॉब्लम किया है, अदर देन इंटीग्रल प्रॉब्लम के सेटअप करने में, सेटअप में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो। चलो कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर प्रॉब्लम सी पे चलते हैं। अच्छा, सी में इन्होंने जो कॉन्फ़िगरेशन ली हुई है, दैट इज अ सरफेस चार्ज। वन सेकंड, वेयर इज माय बुक। हाँ ठीक है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। सो दिस इज द प्रॉब्लम, राइट इट हियर, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है कि आपके पास एक डिस्क है, रिंग है, या डिस्क है, एंड देन उसी तरह से एक पॉइंट पी है जहां पे आपने उसका पोटेंशियल निकालना है, और वो पॉइंट पी जो है वो अब उसके सेंटर से जी डिस्टेंस के ऊपर है। तो ये आपको दिया गया है, और साथ उसका उन्होंने रेडियस भी आपको दिया है, कि जो इसका रेडियस है
इस रिंग का, दैट इज कैपिटल आर, और इसके ऊपर जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। तो ये प्रॉब्लम है। तो फिर आप वही करेंगे कि आप एक स्मॉल, चूंकि जब आप डिस्क लेते हैं तो आपको पता है आप उसको रिंग्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो अब मैं इसके अंदर एक रिंग अगर ड्रा करूं, ठीक है, सो लेट्स से ये एक रिंग है, और उस रिंग का जो स्मॉल रेडियस है वो मैं उसको स्मॉल आर कहूँ। आई डोंट नो कि आपको ये क्लियर नजर आ रही है चीज के नहीं। लेट मी enlarge this a little bit, और उसमें से ये आर भी गायब भी कर देते हैं, सिग्मा भी गायब कर देते हैं। सो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन, राइट। सो स्मॉल आर एक रिंग लेंगे, और उस रिंग की जो थिकनेस होगी दैट विल बी डी आर प्राइम, और उससे उसको फिर हम इंटीग्रेट कर देंगे पूरे पे। तो ऊपर वाले केस में चूंकि सिंगल लाइन थी तो मैंने लाइन एलिमेंट लिया था। तो अब चूंकि एक सर्कुलर डिस्क है तो मैंने एक सर्कुलर रिंग लिया, बिल्कुल जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में किया था। बस फर्क यह है कि फार्मूला पोटेंशियल का लगेगा, एंड दैट विल गिव मी सिग्मा डी ए डिवाइडेड बाय आर। आर कहाँ पे होगा? आर मैं यहाँ पे कहीं पे डिफाइन कर लूंगा। सो दिस विल बी दी आर, एंड देन उसी तरह से यहाँ पे आपका पास सॉरी थीटा आ जाएगा। ये डिस्टेंस आर है, सो आर कैन बी रिटन एज जी स्क्वायर प्लस आर प्राइम स्क्वायर। आर प्राइम जो है वो स्मॉलर रिंग का रेडियस है। सो दिस इज दी आर। पीछे रह जाएगा डी ए, क्योंकि डबल इंटीग्रल है। सो एक इंटीग्रल आएगा आपका फाई के ऊपर, और दूसरा इंटीग्रल आएगा, चलो मैं इसको लिख ही लेता हूँ, क्योंकि सरफेस इंटीग्रल है तो दो इंटीग्रल होंगे। सॉरी, एक इंटीग्रल होगा 0 से 2 पाई, चूंकि आप घूम रहे हैं डिस्क के ऊपर 2 पाई एंगल के साथ, और दूसरा होगा रिंग के रेडियस तक। पूरा रिंग का रेडियस जो है वो 0 से लेके पूरी डिस्क को कवर करेगा, तो वो कैपिटल आर तक जाएगा। और सो ऊपर आएगा सिग्मा। डी ए को मैं अब क्या लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा आर डी आर प्राइम, पोलर कोऑर्डिनेट्स इस्तेमाल करते हैं, एंड देन डी फाई प्राइम चले कर ले, कहना भी है, एंड डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर प्लस आर प्राइम स्क्वायर अंडर रूट। तो इस तरह से आपका ये फार्मूला बनेगा। एंड देन डी फाई, तो चूंकि कोई कोई फंक्शन नहीं है फाई का, सो फाई को मैं सिंपली इंटीग्रेट करूंगा। सो दिस विल बिकम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा भी कांस्टेंट है, और फाई की जो इंटीग्रेशन है दैट विल गिव मी 2 पाई, एंड देन आपके पास सिर्फ आर की इंटीग्रेशन रह जाएगी, 0 to r, एंड दैट विल बी आर प्राइम डी आर प्राइम ओवर जी स्क्वायर प्लस आर प्राइम स्क्वायर अंडर रूट। तो ये रह गई है, इसको अब आप कर लें सॉल्व। आई होप के कर लेंगे, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है ये, और हमने चूंकि पहले भी किया हुआ है, सो आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल, बट प्रॉब्लम इतना मुश्किल नहीं है, यू कैन इजीली सॉल्व दैट। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन करेंगे, आर प्राइम को आप कुछ कह लें, चाहे तो पूरे जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को प्राइम स्क्वायर को कुछ कह लें, कोई वैल्यू रखें उसकी, और वहां से आप यू कैन डू दैट। मतलब ये कि अगर मैं जी स्क्वायर प्लस आर प्राइम स्क्वायर को लेट्स से यू स्क्वायर कह लेता हूँ, एंड देन यू पे लिमिट लगा लेता हूँ, तो प्रॉब्लम बहुत इजी हो जाएगा। एंड योर फाइनल आंसर, आई एम जस्ट गोना राइट द फाइनल आंसर, and that will be equal to sigma over 2 से 2 से 4 कैंसिल, एंड देन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस इंटीग्रल का आंसर जो आएगा that will be r square plus z square square root minus z. So this is the answer. ठीक है, so this is the potential of this charge distribution.
तो आपने प्रैक्टिस कर ली है तीनों में। और हाँ, मैं दूसरे और तीसरे में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली वही आएगा, माइनस जी हैट पार्शल बाय पार्शल जी ऑफ वी ऑफ जी। तो सिर्फ जी के ऊपर डेरिवेटिव है जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। मसलन इस केस में लॉग है, आपको पता है लॉग का डेरिवेटिव जो है वो 1 ओवर फंक्शन टाइम्स फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। और लॉग ऑफ आर्गुमेंट जो होता है वो 1 ओवर लॉग ऑफ आर्गुमेंट टाइम्स आर्गुमेंट का डेरिवेटिव होता है। सो यू कैन टेक डेरिवेटिव्स। मैं यहाँ पे वो एक्सरसाइज नहीं करूंगा, बट यू कैन चेक कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें इस केस में भी और इस केस में भी, तो आपको वही इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा जो हमने पहले प्रॉब्लम्स में, जिनको ग्रिफिथ ने इस क्वेश्चन में मेंशन भी किया है। ये प्रॉब्लम 2.2 ए, एक्सरसाइज 2 एग्जाम्पल 2.1 एंड प्रॉब्लम 2.6। तो इनके साथ आप कंपेयर करके इलेक्ट्रिक फील्ड देख सकते हैं। इससे हमें वही इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा जो हमने इससे पहले गॉसेस लॉ या कूलम्स लॉ इस्तेमाल करके लगाया हुआ। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पे जो वेक्टर नोटेशन है वो सिर्फ एक जगह पे आई है। सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए मुझे ये देखना पड़ेगा कि जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। दैट्स इट। बाकी सारा काम डेरिवेटिव से आप ले रहे हैं, आप सिंपली v का डेरिवेटिव ले रहे हैं और उससे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है। और आप वेक्टर क्वांटिटी ही निकाल रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे आप इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ही निकाल रहे होते हैं। बट पहले आप एक स्केलर चीज निकालते हैं विच इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आपको वेक्टर्स नहीं ड्रा करने पड़ते। सो तीनों कॉन्फ़िगरेशंस करने के बाद वो कहता है सपोज दैट we change the right hand charge in figure 2.3a to minus q। इसके बारे में बात कर रहा है कि a पार्ट के अंदर अगर मैं प्लस q की जगह पे माइनस q ले लूंगा तो व्हाट फिर मेरा पोटेंशियल क्या बनेगा। तो जब हम इस कॉन्फ़िगरेशन को सॉल्व कर रहे थे तो मैंने यहाँ पर 2q लिखा था। 2q मीन्स के मैंने दोनों चार्जेस को ऐड अप किया था बिकॉज ऑफ लीनियर सुपरपोजिशन ऑफ बोथ चार्जेस। अगर इनमें से एक चार्ज माइनस हो जाएगा तो फिर Q और माइनस Q का टोटल सम तो जीरो आएगा। जिसका मतलब ये है कि अगर मैं इस Q की जगह पे माइनस Q ले लूं तो दैट विल गिव मी टोटल V ऑफ जीरो। यानी अगर मेरी कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाए प्लस Q एंड माइनस Q, ठीक है। चलो लाइन रहने दो, इसको यूं मैं दिखा देता हूँ। अगर Q और माइनस Q एक दूसरे के साथ पड़े होते तो दोनों का सम तो चार्जेस का जीरो है, तो पोटेंशियल जीरो हो जाता। तो क्या ये बात ठीक है? नहीं, ये बात ठीक नहीं है। उसकी रीजन ये है कि जब दोनों का चार्ज प्लस क्यू था तो दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है यानी प्लस क्यू से वो इस तरफ को जा रही थी। और जिसमें आपको पता है जब हमने ये किया भी हुआ प्रॉब्लम, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इस मत में ड्रॉ करते थे तो ये थीटा जो है, चलो मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। तो ये थीटा जो है यानी इसको अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कहूँ, वो इसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देता था। एक इसका ई एक्स कंपोनेंट बन जाता था और एक इसका ई जी कंपोनेंट बन जाता था, ठीक है। और उन दोनों का फिर जब आप सम करते थे तो टोटल ही बनता था। और फिर आप देखते थे कि जो दाईं तरफ का प्लस क्यू है और बाईं तरफ का प्लस क्यू है, चूंकि वो इक्वल चार्जेस हैं, सो दे विल कैंसिल ईच अदर। मतलब कैंसिल क्या करेंगे, वो ई एक्स वाले कंपोनेंट को कैंसिल करेंगे। तो चूंकि ई एक्स जीरो हो जाता है और सिर्फ ई जी आपके पास रहता है, सो आपको आपको श्योरिटी होती है कि जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड आखिर पे निकाल रहे हैं वो सिर्फ जी डायरेक्शन में होगा। लेकिन ये जो दूसरी कॉन्फ़िगरेशन मैंने अभी बनाई है उसके अंदर बेसिकली प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस सिमत को जा रहा है। दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड नाउ, क्योंकि पॉजिटिव से निकलेगा तो बाकी जगहों पे तो ठीक है, लेकिन प्लस और माइनस क्यू के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट नॉन जीरो हो गया। तो अब एक्स कंपोनेंट जो है वो कैंसल आउट नहीं करेंगे एक दूसरे को, जिसकी वजह से आपको ये बताना पड़ेगा कि आप जब पोटेंशियल निकाल रहे हो तो वो पोटेंशियल में एक्स की कंट्रीब्यूशन क्या है। सो
आंसर ये है, अगर मैंने मुश्किल नहीं कर दिया बात को, कि इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर प्रॉब्लम ये, सॉरी, ये मेरे ख्याल ऑटोमेटिक पे लगा हुआ है। इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर प्रॉब्लम ये है कि चूंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका एक्स कंपोनेंट कैंसिल नहीं होगा, सो लिहाजा आप सिंपली दोनों चार्जेस को ऐड अप करके पोटेंशियल नहीं निकाल सकते, जैसा कि मैंने पहले केस के अंदर किया था। सो दैट इज द ओनली डिफरेंस। ठीक है, और यही मेरे ख्याल उसने कहा है, व्हाट फील्ड डज दैट सजेस्ट। तो अगर आप एक चार्ज को माइनस ले लेंगे तो उससे सजेशन ये मिलती है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका एक्स कंपोनेंट वो एक्स डायरेक्शन में जाएगा, और चूंकि मैंने जो पोटेंशियल निकाला है उसमें एक्स की इंफॉर्मेशन नहीं है, सो लिहाजा ये फार्मूला मुझे करेक्ट पोटेंशियल नहीं देगा। तो उसके लिए मुझे फिर कुछ और करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही मेरे ख्याल उसने बात की थी कि कंपेयर योर आंसर 2.2 बी। तो 2.2 बी के अंदर बेसिकली हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया था और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, और वो नॉन जीरो था, वो जीरो नहीं था। इस वजह से कि अगेन उसमें एक्स डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड की इंफॉर्मेशन हमने नहीं डाली पोटेंशियल के फार्मूले में। आपके पास पोटेंशियल जो है वो करेक्ट नहीं आएगा। सिर्फ ये देख लेना कि आपके पास चार्जेस पड़े हैं काफी नहीं है, आपको ये भी देखना पड़ता है कि आपका आपका जो टोटल चार्ज है उसकी निस्बत आप पोटेंशियल किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं। सो और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किन कंपोनेंट्स में रिजॉल्व होगा। याद रहे, पोटेंशियल हमारा मकसद नहीं है निकालना, हमारा मकसद इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये बात जहन में रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या कर रहा है किसी गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, उसको आपने जहन में रखना है, एंड देन तभी आप बता सकते हैं कि आप प्रॉब्लम ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। पोटेंशियल सिर्फ आपकी कैलकुलेशन को इजी करेगा। किसी का कोई सवाल इस बारे में? अगर कोई सवाल नहीं तो फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। प्रॉब्लम 2.6, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, और अब इसको सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम ये कहता है कि एक कोन है, कॉनिकल सरफेस है, जैसे कि एक एम्प्टी आइसक्रीम कोन, और उसके उसकी सरफेस के ऊपर चार्ज पड़ा हुआ है, अंदर से वो खाली है। तो कोन बनाने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है कि एक सरफेस है, एंड देन ये कोन मैं बना रहा हूँ। राइट, तो ये एक कोन है, और द हाइट ऑफ द कोन इज एच। तो अगर आप इसकी हाइट ड्रा करें तो वो एच है, एज इज द रेडियस ऑफ द टॉप। और इसी तरह से जो अगर रेडियस ड्रा करें आप इसका, तो वो भी एच है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए विच इज द वर्टेक्स। तो यहाँ पर एक पॉइंट है ए, यहाँ पे पोटेंशियल निकालें, एंड बी विच इज द सेंटर ऑफ द टॉप, और दूसरा पॉइंट जो है वो यहाँ पर है बी, और इन दोनों के दरमियान उसने कहा है कि आप पोटेंशियल निकालेंगे। तो पहली बात तो ये, चूंकि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है आपको, यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज, फार्मूला मुझे पता है मैंने कौन सा लगाना है। तो जब मैं वी ऑफ ए लेट से निकालना चाहूंगा, फार्मूला मेरा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा डी ए डिवाइडेड, सॉरी, डिवाइडेड बाय आर, एंड देन कोई लिमिट आएगी इसके ऊपर। तो ये फार्मूला मैंने इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब इस फार्मूले को इस्तेमाल करने के लिए मैं उसी तरह से क्या करूंगा कि मेरे पास
क्योंकि एक सर्कुलर सरफेस मौजूद है, तो मैं अपने पास से एक सर्कुलर सरफेस जो है वो यहाँ पे ड्रा कर लूंगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे आ जाती है। और ये जो आर आपको नजर आ रहा है, ये फिर क्या होगा, ये उस पॉइंट ए से इस सर्कुलर सरफेस तक का रेडियल डिस्टेंस होगा। और हमने इस्तेमाल करने हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स अगेन। एक बात तो आप नोट करें कि यहाँ पे जो थीटा है वो फिक्स है, क्योंकि ये एक कोन है और इस कोन को आप डीफॉर्म नहीं कर रहे, इसकी एक कांस्टेंट शक्ल है। सो लिहाजा जो थीटा डायरेक्शन है वो आपने यहाँ पे फिक्स कर दिया। और वो बेसिकली आप निकाल भी सकते हैं थीटा, क्योंकि आपको जो कंडीशन दी है वो ये है कि जो सेंटर से कोन का साइड तक का डिस्टेंस है सर्कमफ्रेंस तक का, और जो इसकी हाइट है वो दोनों सेम है, एच और एच। और ये है जो हाइपोटेन्यूज है, दैट इज द सरफेस ऑफ द कोन। और इसके दरमियान जो एंगल है अलोंग द जी एक्सिस वो थीटा है। तो आपको पता है, पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि इसकी जो टोटल लेंथ बनेगी वो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 2h², और स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर रूट एच आर 2h आ जाएगी। तो ये मुझे इसकी ये टोटल जो है, यानी ये वाली जो लेंथ है, ये भी मुझे पता चल गई कि ये स्क्वायर रूट 2h है। दूसरी बात ये कि आप इसको इसके ऊपर टेन थीटा लगाएं, तो टेन थीटा क्या होता है, बेस ओवर परपेंडिकुलर विच इज 1। सो इसका मतलब है कि थीटा यहाँ पे क्या है, पाई/4 या 45 डिग्री है। सो मुझे थीटा की भी इंफॉर्मेशन मिल गई, और मुझे इसकी जो साइड वाली लेंथ है टोटल उसका भी पता चल गया। अब मैंने करना ये है कि जो स्मॉलर रिंग वाली जो सरफेस मैंने बनाई है उसके लिए मैंने कोई चीज करनी है। जो स्मॉलर सरफेस मैंने बनाई है, मैं उसको उसको भी अगर मैं दोबारा ड्रा करूं तो ये वाइट जो मैं ड्रा कर रहा हूँ लाइन, दैट इज द लाइन। और ये जो डैश लाइन है, ये वो जो पॉइंट ए तक जा रही है, एंड देन ये है लेंथ है। तो ये, या यहाँ पे ड्रा करने के बजाय चले मैं इधर ही ड्रा कर देता हूँ। ये जो ये वाली जो लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ है जिसको मैं आर कह रहा हूँ, और ये वो आर है जो यहाँ पे अपीयर हो रहा है। और इसकी वजह से मैंने यहाँ पे जो पोटेंशियल है उसको वी एट ए कहा है, जो कि क्वेश्चन में उसने पूछा हुआ है। अच्छा, अब बस फार्मूले में वैल्यूज डालें इसकी। पहले तो मुझे ये बताएं कि जो डी ए है वो क्या होगा। यहाँ पर जो डी ए है, दैट विल हैव बोथ, उसके अंदर थीटा जो है वो तो फिक्स है। सो बेसिकली आप क्या करेंगे, आई डोंट नो, कैमरे में मैं आपको दिखा नहीं पा रहा, लेकिन आप बेसिकली सर्कुलर फॉर्म में भी घूमते हैं एंड देन आप अप डाउन भी जाते हैं। सही है। सो आप इस सिमत में भी घूमते हैं और ये आपको फाई एंगल देगा, और आप इस सिमत में भी जाते हैं, ये डिस्टेंस भी कवर करते हैं, क्योंकि ये आपकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है। सो और लेकिन थीटा जो है वो आपका कांस्टेंट है, वो आप चेंज नहीं करते, यानी आप इस सिमत में नहीं जाते। आप अपने एक्सिस से जो कोन की सर्कमफ्रेंस है उसको आप चेंज नहीं करते। आप सिर्फ इस सर्कल के ऊपर घूमते हैं, और जो मैंने छोटा सर्कल यहाँ पे बनाया है अपनी सहूलत के लिए, ये वही केस है जो पहले हमने किया डिस्क में भी, हमने यही किया था ना, कि हमने एक छोटा रिंग बनाया था, देन रिंग को इंटीग्रेट कर दिया था पूरी डिस्क पे। तो अभी बेसिकली मैं कर ये रहा हूँ कि ये जो मेरा रिंग है ये मूव करता रहेगा, ये कभी यहाँ पे होगा, कभी ये यहाँ पे होगा, कभी ये यहाँ पे होगा, और फाइनली ये यहाँ पे आएगा। जिस जो आप आर की वैल्यू चेंज करोगे वो आप ए से लेके बी तक चेंज करोगे, और वो चेंज होगी 2√2h तक। बेसिकली मैं लोअर लिमिट आर के ऊपर लूंगा 0, और अपर लिमिट लूंगा √2h। ये मेरा आर पे लिमिट आएगी, और उसके साथ साथ ही मेरे ऊपर 0 to 2 पाई का भी मतलब, सॉरी,
0 to 2 पाई, जो मेरा थेट जो फाई का इंटीग्रल है वो भी इसके इसके अंदर ही होगा। इससे मैं अपना एरिया लिख सकता हूँ पोलर कोऑर्डिनेट्स में, मुझे पता है क्या होता है, dr, एंड देन दूसरा हिस्सा आ जाएगा r साइन थीटा डी फाई। अब थीटा चूंकि पाई/4 है, मैंने पहले निकाला हुआ है, राइट, तो उसकी वैल्यू आप यहाँ प्लग इन करें। दिस विल बिकम dA इज इक्वल टू r dr डी फाई ओवर स्क्वायर रूट टू, बिकॉज साइन ऑफ 45 क्या होता है, 1/√2 होता है। तो ये dA आ गया, इसकी वैल्यू मैं अब यहाँ पे प्लग करता हूँ। V of A is equal to 1/4 पाई epsilon naught 0 to 2 पाई 0 to √2h, सिग्मा चलें बाहर निकाल लेते हैं, एंड देन r डी फाई ओवर √2, एंड देन जो r है उसको मैं अब सिंपल r कह लूंगा, ठीक है। और ये बहुत आसान प्रॉब्लम हो गया। सिंपली आप क्या करेंगे, फाई का इंटीग्रल मुझे देगा 2 पाई, नीचे आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद आर से स्मॉल आर कैंसिल हो जाएगा, एंड डी आर मुझे क्या देगा, अपर लिमिट √2h, दैट विल बी दैट्स व्हाट आई विल गेट। एंड देन अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो वी ऑफ ए विल बी इक्वल टू सिग्मा, पाई से पाई गया और 2 से 2, एंड देन √2, एक √2 पहले भी मौजूद था विच इज दिस वन, ये वाला, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, एंड दिस विल बी सिग्मा h ओवर 2 एप्सिलॉन। सो तो ये मेरा ए पे पोटेंशियल मैंने निकाल लिया है। समझ आया इसको? मुश्किल सिर्फ एरिया निकालना थोड़ा सा था, लेकिन जो टेक्निक है वो वही है जो मैंने पहले इस्तेमाल की है। जब भी आपके पास सरफेस चार्ज आएगा, आप उसको जिस तरह की ज्योमेट्री है उस हिसाब से सिंपल सिस्टम में पहले कन्वर्ट करेंगे, देन उसको इंटीग्रेट करेंगे। लाइन में जरा समझना आसान था, डिस्क में समझना आसान था, कोन में थोड़ा सा मुश्किल शायद लग रहा हो, लेकिन टेक्निक वही है कि आपने एक रिंग अज्यूम किया फ्रॉम द पॉइंट जहां से आपने पोटेंशियल निकालना है, उसके डिस्टेंस को आर कहा है मैंने, या दूसरा आर, आर कुछ भी नाम दे लें, मतलब यहाँ पे मैंने उसका नाम चेंज कर दिया है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता नाम बदलने से। एंड देन सिंपली चूंकि पोलर कोऑर्डिनेट्स में जाना है, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में आपके पास थीटा फाई होता है, और थीटा यहाँ पे इसलिए डी थीटा में नहीं ले रहा क्योंकि थीटा इज फिक्स्ड, तो वो लेने की जरूरत नहीं है आपको। सो सिंपली आपके पास दो वेरिएबल आएंगे जो कि हमारी सेंस भी बनाते हैं, बिकॉज इट्स अ सरफेस प्रॉब्लम, तो दो ही वेरिएबल आएंगे। तो एक वेरिएबल मैंने लिया डी आर और दूसरा वेरिएबल मैंने लिया है डी फाई, और इससे ये प्रॉब्लम जो है वो सिंपल हो गया। एंड देन थीटा मैंने पहले निकाला हुआ था, गिवन द कंडीशन दैट दोनों एच बराबर है, हाइट और रेडियस, और उसकी वैल्यू मैंने प्लग इन की, एरिया, एंड देन उस एरिया को यहाँ पे प्लग इन किया, दैट बिकेम अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। ठीक है जी, क्वेश्चन किसी का? We are taking distance r from the vertex to the top circular base. Is the charge distributed only on the top circular base only? जर्दी साहब, क्वेश्चन के मुताबिक a conical surface carries a uniform surface charge, तो जहां जहां पे उसकी सरफेस होती है कोन की, वहां वहां पे चार्ज है। तो
और उसने साथ हवाला भी दिया है, एम्प्टी आइसक्रीम कोन। तो मैं यही ज्यूम करूंगा कि जो चार्ज है वो आ, यानी ये वाली चीज है जिसके ऊपर चार्ज पड़ा हुआ है। तो मैं थ्री डिमेंशन यहाँ पे दिखा नहीं सकता, बट आई थिंक आपकी बात ठीक है। ये वाली सरफेस जो है, ये वाला जो है, ये सिर्फ एक रिंग है, और बाकी जो चार्ज है वो बेसिकली वो इस रीजन में पड़ा हुआ है। सो इस तरह की सिचुएशन है, अंदर से खाली है। कैन द चार्ज बी आल्सो प्रेजेंट ऑन द वर्टेक्स एज वेल? जी बिल्कुल, वर्टेक्स के ऊपर भी चार्ज पड़ा हुआ है, लेकिन चूंकि वर्टेक्स एक पॉइंट है, और पॉइंट जो है वो जीरो डिमेंशन होता है, सो लिहाजा जब मैं उसके लिए चार्ज लिखूंगा, याद है ना आप डी क्यू को लिखते हो, तो वो जीरो हो जाएगा एट दी वर्टेक्स। इट्स अ जीरो डिमेंशनल चार्ज, जीरो डिमेंशनल चार्ज इज नो चार्ज। एंड देन वहां से फिर आप शुरू करते हैं, तो इसलिए मेरा ख्याल है जब मैं यहाँ पे लिमिट भी ले रहा था तो जीरो से लिया है। जी बिल्कुल, आर डिस्टेंस जो है वो जीरो से लेकर यहाँ तक जाता है, तो इस लेंथ को बेसिकली वो कवर करता है, क्योंकि यही लेंथ है। तो पहले आप इस लेंथ को आर आर तक वेरी करवाते हैं, एंड देन फिर इसी वेक्टर को आप घुमाते हैं। मतलब अगर आप हाथ में इस वक्त पेंसिल पकड़ें अपने हाथ में, और उसको आप जमीन से थोड़े से एंगल पे रखें, एंड देन आप उसको घुमाएं, तो आपको एक कौन बनती नजर आएगी। तो यही मैं काम कर रहा हूँ कि पेंसिल जो है उसकी लेंथ जीरो से लेके मैक्सिमम लेंथ तक जाएगी, एंड देन जो उसका फाई होगा वो जीरो से टू पाई तक जाएगा, और इससे आप डी ए को डिफाइन कर रहे हैं। किसी और का कोई सवाल? यहाँ पे मुश्किल है मेरा ख्याल है, जाहिर है, अगर आप खुद इस डिमॉन्स्ट्रेशन को करके देखें तो आपको मेरी बात जरा ज्यादा समझ आएगी। आ, ये हमने वी ए निकाला है। अब वी बी पे जाना है, वो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है, बट चलो कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। तो इस डायग्राम को मैं जरा दोबारा कॉपी करता हूँ। सो क्योंकि ये डायग्राम मुझे चाहिए, कॉपी देन पेस्ट अगेन हियर। अब जो सिचुएशन है वो ये है कि आपने अपना आर यहाँ पे नहीं लेना, बाकी सारा कुछ वही रहेगा, ठीक है। अब आपने निकालना है वी ऑफ बी, वी एट बी, और फार्मूला वही लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड देन सिग्मा डी ए ओवर आर। आर आपका अब चेंज हो जाएगा। अब चूंकि बी पॉइंट है, अब ए पॉइंट नहीं है, तो जो मेरा आर डिस्टेंस होगा इस रिंग से, वो अब ये वाला होगा, ये जो मैंने येलो लाइन व्हाइट लाइन ड्रा की। ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है ना। पहले जो पोटेंशियल निकाल रहे थे वो ए पे निकाल रहे थे, सो रिंग से मैंने ये डिस्टेंस लिया था। अब मैं पोटेंशियल बी पे निकाल रहा हूँ, तो अब मैं रिंग से डिस्टेंस जो है वो इस तरफ को लूंगा, विच इज दिस डिस्टेंस जो मैंने यहाँ पे ड्रा किया। तो एक तरह से उल्टी कौन बनती हुई आपको दिखाई दे रही है। बहरहाल, लेकिन ये जो डिस्टेंस जिसको मैंने पहले स्मॉल आर कहा हुआ था, वो अभी भी यहाँ पे कायम है, वो कहीं गया नहीं है, क्योंकि जो रिंग है ये ए और बी दोनों के दरमियान से गुजरता है। सो ये इसको मैं अब स्मॉल आर कहूंगा। अब ये नोटेशंस जो है ना जरा डिफरेंट है, चलो मैं इसको स्मॉल आर ही कह लेता हूँ, क्योंकि यही मैंने यहाँ पे यूज भी किया था यहाँ पर। सो दिस डिस्टेंस इज स्मॉल आर, हम इसको स्मॉल आर ही कहेंगे, और इसको जो है वो टेढ़े वाला आर कह लेंगे, या कोई और नाम देना चाहें तो वो भी आप नाम दे सकते हैं। आप इसको कोई और लेटर इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगर मेरे चलो ईटा कह लेते हैं इसको, सिर्फ इसलिए ताकि मैं बार बार आर आर कहता रहूं तो कंफ्यूजन ना हो। ईटा कह लेते हैं, लेकिन याद रहे ईटा से कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को, किसी के जहन में विस्कोसिटी ना आ जाए ईटा को लेके। इट्स अ वेरिएबल, ओके।
तो जैसे जैसे रिंग मूव करेगा, ठीक है, जब रिंग यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, तो जैसे जैसे रिंग मूव करेगा आपका स्मॉल आर भी चेंज होगा और आपका ईटा भी चेंज होगा। यानी मिसाल के तौर पर जब रिंग यहाँ पे होगा तो आपका आर छोटा होगा और ईटा जो है वो बड़ा होगा। फिर जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ मूव करते जाएंगे आपका आर बड़ा होता जाएगा, ईटा छोटा होता जाएगा। मिसाल के तौर पे जब आप यहाँ पहुंच जाएंगे टॉप पे, तो आपका आर जो है वो स्क्वायर रूट 2h के बराबर हो जाएगा और आपका ईटा 0 के बराबर हो जाएगा। और आप चाहें तो इनके दरमियान एक रिलेशन भी लिख सकते हैं, जो कि मैं यहाँ पे अब लिखूंगा। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनती दिखाई दे रही है, जिसको मैं यहाँ पे दोबारा बनाता हूँ। तो ये मेरा पॉइंट है ए, ये मेरा पॉइंट है बी, और ये हाइट मुझे पता है एच है। ये मैंने सेंटर से एक लाइन ड्रा की है, को कोन के वर्टेक्स से सेंटर ऑफ द कोन तक। एंड देन ये मेरे पास एक ट्रायंगल है जिसमें ये लेंथ मुझे पता है ईटा, सॉरी, ये लेंथ मुझे पता है ईटा है और ये लेंथ मुझे पता है आर है। तो मैंने ये अपनी डायग्राम से चुराई है, और थीटा जो है वो मेरा यहाँ पे दिया गया है। सॉरी, ये हाइट एच है। अब ये चूंकि एक राइट ट्रायंगल नहीं है, चलो मैं इसको ना थोड़ा सा ऐसा बनाना चाहता हूँ ताकि आपको ये धोखा ना दे राइट ट्रायंगल का। सो ये मेरी पहली लाइन है, तो दोबारा ड्रा कर, इसको ऐसे ड्रा कराना चाह रहा हूँ कि आपको ये 90 डिग्री ना लगे। सो ये ईटा है और ये आर है और ये थीटा है। सो ये एक राइट ट्रायंगल नहीं है, बस कोई ट्रायंगल है। तो अब मुझे इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता है और इनके दरमियान का एंगल भी पता है, ठीक है ना। मैंने पहले निकाला हुआ है थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो मैं लॉ ऑफ कोसाइन यहाँ पे लगा सकता हूँ। अब लॉ ऑफ कोसाइन मुझे ये कहता है कि जो ईटा स्क्वायर है दैट विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 RH कॉज ऑफ एंगल बिटवीन देम विच इज थीटा। और अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूं तो ये सिंपली ईटा आ जाएगा। तो ईटा की ये वैल्यू है। अब अगर आप थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 प्लग इन करें, एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो ये बन जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 2 RH, बिकॉज कॉस पाई बाय 4 मुझे देगा 1/√2 और 2/√2 होता है स्क्वायर रूट 2। सो ये आंसर आ गया। एंड देन इसकी पावर आ जाएगी 1/2 और स्क्वायर रूट एक ही बात है। तो दिस इज माई एटा नाउ, क्लियर है। और मेरा डी ए वही है जो पहले था, क्योंकि उसमें मुझे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। सो डी ए मैं दोबारा कॉपी कर रहा हूँ जो मैंने पहले निकाला था, R/D/R डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। तो जो मुझे चीजें चाहिए थी वो मैंने निकाल ली है। अब अगर इसको आप प्लग करें, सो V ऑफ B विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल, दो इंटीग्रल आएंगे। एक इंटीग्रल होगा 0 से 2 पाई और एक इंटीग्रल होगा 0 से √2h, क्योंकि मेरा वेरिएबल अभी भी मैंने इसी को रखना है, स्मॉल आर को। और चूंकि ये कनेक्टेड है, आप स्मॉल आर को वेरी करेंगे तो ईटा ऑटोमेटिकली इस फार्मूले से आपको पता चल जाएगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है ना। आपको या ईटा पे इंटीग्रेट करना है या आर पे इंटीग्रेट करना है, किसी एक को आपने वेरिएबल के तौर पे लेना है। तो मैं आर को ही वेरिएबल के तौर पे लूंगा, वो इसलिए कि मैंने उसकी फॉर्म में पहले ये सारा कुछ लिखा हुआ है और मुझे पता है उसकी लिमिट भी कहाँ से कहाँ जाती है। तो क्यों नए सिरे से नया वेरिएबल डिफाइन करना है। मुझे पता जो है कि जब मैं आर को वेरी करता हूँ तो मेरा ईटा ऑटोमेटिकली वेरी होता है। सो दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये आपस में रिलेटेड है। इनमें से किसी एक को ही आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेना है। और दूसरा मेरे पास फाई होगा, फाई जो है वो मुझे इस कोण के ऊपर सर्कुलर घुमाएगा। और थीटा मैंने पहले फिक्स किया हुआ है, तीन ही एंगल होते हैं, आर तीन ही कोऑर्डिनेट्स होते हैं, आर थीटा फाई। ऑलराइट, सो प्लग इन करें जी वैल्यू। सिग्मा अगेन
उसको मैं बाहर लिख लेता हूँ। एंड देन आर डी आर डी फाइव ओवर स्क्वायर रूट टू, ये मैंने डी ए लिखा, और उसके साथ आएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट टू आर एच 1/2। तो ये है इंटीग्रल फाइ, चूंकि पूरी इंटीग्रल में कोई फंक्शन फाइ का नहीं है, सो फाइ पे इंटीग्रल सिंपली मुझे क्या देगी, 2 पाई एंड देन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब सिर्फ इंटीग्रेशन रह गई आर कोऑर्डिनेट पे, सो दिस विल बिकम आर डी आर, और स्क्वायर रूट टू भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ, एंड देन डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट टू आर एच। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड सा इंटीग्रल आ गया है। इसको आप चाहें तो खुद सॉल्व करें, या चाहें तो आप इसको घुमा फिरा लें। एक तरीका ये कर सकते हैं कि जब कभी मैं स्क्वायर देखता हूँ तो मेरी पहली जो मेरी इंट्यूशन होती है वो होती है कंप्लीट द स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर कंप्लीट करूँ तो वो कुछ इस तरह का बनता है। अगर मैं सॉरी अगर मैं एच आर स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस में आ रहा है ना, सो आर माइनस एच ओवर स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर करें, एंड देन प्लस एच स्क्वायर ओवर टू करें, तो ये देगा, राइट। देखिए ना, ये देगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ओवर टू माइनस स्क्वायर रूट टू आर एच प्लस एच स्क्वायर ओवर टू, और ये दोनों मिलके मुझे दे देंगे एच स्क्वायर, और मुझे दोबारा वही चीज मिल जाएगी जो यहाँ पे है। सो या तो मैं इस तरह से इसको लिख सकता हूँ, ओके। यानी इस टर्म को मैंने इस तरह लिखा है, एंड देन स्क्वायर रूट तो इसके ऊपर है ही है। तो अब इसमें देखें, अगर आप गौर करें तो इतना मुश्किल इंटीग्रल भी नहीं है, क्योंकि ये है आपका वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर। तो ये बिल्कुल वैसी ही फॉर्म है जो आप पहले करते आए हैं, जैसे जी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। जी जो है वो आपका वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे अगर मैं जी को डिफाइन कर लूँ आर माइनस एच ओवर स्क्वायर रूट टू, तो ये देखें ये सिंपल सा इंटीग्रल बन जाएगा, एंड देन आर डी आर भी आप निकाल सकते हैं। सो आप पुट करें जी को आर माइनस दिस, एंड देन सॉल्व करें। आई एम नॉट गोना सॉल्व इट, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको एक सिंपल सा आंसर मिलेगा, सिग्मा एच ओवर टू एप्सिलॉन नॉट एज बिफोर, एंड देन लॉग प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट टू। तो ये मैंने फाइनल आंसर, मतलब सिर्फ इंटीग्रल का आंसर लिखा है, विच यू कैन सॉल्व एनीवे। बट हमें जो क्वेश्चन में उसने कहा था वो ये था कि डिफरेंस निकालें दोनों का, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो मैंने वी ए और वी बी निकाला हुआ है, अब मैं उनका डिफरेंस निकाल लेता हूँ। सो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू सिग्मा एच ओवर टू एप्सिलॉन नॉट, दोनों में कॉमन है, एंड देन 1 minus log of 1 plus square root 2. This will be the answer. So this is your final answer. Okay. तो ये हमारा जी प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम 2.26। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। और अगर क्लियर होगा तो फिर हम आगे चलेंगे। किसी का कोई सवाल तो नहीं है? इफ नॉट, प्रॉब्लम 2.7। प्रॉब्लम 2.7 जो है ना, वो हमने पहले असल में किया हुआ है। कौन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म थी, सिलेंडर तो बिल्कुल सिंपल केस है, जैसे हमने पहले भी किया था।
अम, कौन सा प्रॉब्लम था? 2.25 में डिस्क की थी हमने। हाँ, ये जो प्रॉब्लम की है ना, ये इसी से मिलता जुलता प्रॉब्लम है। बस फर्क ये है कि आप इसके इर्द गिर्द एक सिलेंडर बना लें बस। तो ये जो एक सिलेंडर इस तरह से बनाए ना आप, तो ये सेम प्रॉब्लम है। और जी की बजाय जो भी डायरेक्शन उसने दी हुई है, एक्स दी हुई है, तो एक्स ले लें, जो भी है। सो इट्स द सेम प्रॉब्लम, इट्स नॉट अ डिफरेंट प्रॉब्लम। बस ये है कि आपको एक एडिशनल इंटीग्रेशन इसके अंदर करनी पड़ती है, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज होती है। और इसका जो पोटेंशियल है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, क्योंकि इसी के रिजल्ट को मैंने इस्तेमाल करना है उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो 2.7, और उसको मैं करूंगा जी कॉपी। और आई नो डायग्राम की जरूरत है कि नहीं। ये हमने किया था एक डिस्क के लिए। सो आई कैन मेक अ डिस्क हियर। तो अगर आपके पास एक डिस्क है इस डायरेक्शन में, लेट से, और उस डिस्क की वजह से आप उस डिस्क से आप दूर चलें, इसके दरमियान एक लाइन भी ड्रा करनी पड़ेगी। उसके ऊपर एक पॉइंट ले लेते हैं जी। चलो उसका नाम रख लेते हैं पी। मैंने सिर्फ डायरेक्शन चेंज की है, बाकी प्रॉब्लम सारा वही है जो पहले कर रहे थे। और इसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, जैसा कि पहले आपने देखा, वो है जी। 1 सेकेंड। सो ये डिस्टेंस जो है, दिस डिस्टेंस इज जी। लेकिन जो लेंथ ऑफ द सिलेंडर यहाँ पे दी गई है वो एल है। सो उसके लिए मैं इस सिलेंडर को अब कंप्लीट कर लेता हूँ। सो सिलेंडर आपका कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, तो ये उसका आखिरी किनारा बना लिया मैंने, और दिस इज योर सिलेंडर नाउ। ठीक है जी। तो ये है आपका पूरा सिलेंडर। और इस वाले को मैं वाइट बना लेता हूँ, क्योंकि ये मेरा मॉडल है। पिछले प्रॉब्लम में ये एग्जैक्ट प्रॉब्लम था, डिस्क थी। इस प्रॉब्लम में ये जो डिस्क है, इट इज जस्ट एन अप्रोक्सीमेशन। इस डिस्क को मैं फिर क्या करूंगा, इसको मैं आगे पीछे मूव करवाता रहूंगा इस पूरी पूरे सिलेंडर के ऊपर। अच्छा, उससे पहले ये देखें कि जो डिस्टेंस है, और मैं ये भी ज्यूम कर लेता हूं कि जो सेंटर है यहाँ पे, वो ओरिजिन है ओ। सो ये जो डिस्टेंस है, इस ये होगा -L/2। और यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है वो होगा L/2, सच दैट के जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल साइज है सिलेंडर का, वो L के बराबर है। क्योंकि उन्होंने ये प्रॉब्लम में दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज L, और उसका रेडियस जो है वो कैपिटल आ रहा है, वो आई मीन दिया हुआ है। अच्छा, अब जो यहाँ पे लेंथ बनेगी, ये जो एक्स्ट्रा लेंथ है, जिसको मैं वाइट में बना लेता हूँ, सॉरी, ये जो लेंथ बनेगी, ये स्मॉल वाली लेंथ, ये मुझे कोई बताएगा क्या होगी इस ज्योमेट्री को देखते हुए? व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस फ्रॉम दिस, मतलब इस एंड से इस पॉइंट पी तक जो लेंथ बन रही है, स्मॉल लेंथ, वो क्या होगी? Z-L/2। थैंक यू अजहर साहब। तो बिल्कुल आपको नजर आ रहा है, क्योंकि टोटल लेंथ जी है, उसमें से L/2 माइनस करना है।
सो जी माइनस एल बाय टू, ठीक है। अब इसकी जो थिकनेस होगी इस रिंग की, चले मैं इस रिंग को थोड़ा सा मोटा कर देता हूं ताकि आपको समझ आए मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो फर्ज करें कि इस रिंग की कुछ थिकनेस है, और उस थिकनेस को मैं कहता हूं कि वो डी एक्स है। तो ये जो डिस्टेंस बनेगा फ्रॉम द सेंटर टू द डिस्क, इस डिस्टेंस को मैं नाम दूंगा एक्स। सही है। नॉट, सॉरी सॉरी सॉरी, गो बैक। पॉइंट पी तक जो डिस्टेंस है, क्योंकि हमने इस डिस्क को एक्स तक मूव करवाना है ना। सो जो टोटल डिस्टेंस होगा, मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, इतने ज्यादा डिस्टेंस ड्रा कर दिए हैं। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये पॉइंट ओ से पी तक का डिस्टेंस है, दैट विल बी एक्स। ठीक है। सो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूं, मैं अपनी इस वाइट वाली डिस्क को, इस डिस्क को मूव करवा रहा हूं पूरे रिंग के ऊपर। और चूंकि मुझे ये कहा गया है कि पोटेंशियल किसी पॉइंट जी के ऊपर करना है फ्रॉम द सेंटर, तो वो मैंने एक पॉइंट पी इसके बाहर लिया हुआ है। आप इसके अंदर भी ले सकते थे, एज्यूम कर बट नो नो, या क्योंकि उसने मुझे कहा हुआ है कि जी जो है वो ग्रेटर देन एल बाय टू है, सो लिहाजा इसको सिलेंडर के बाहर ही लेना पड़ेगा, अंदर नहीं ले सकते आप। अगर उसने ये एज्यूम करने का ना कहा होता तो फिर मैं शायद अपनी जिंदगी थोड़ी सी और मुश्किल कर लेता पॉइंट अंदर लेके। लेकिन अब थोड़ा काम आसान हो गया है। उसने कह दिया कि आपने जो जी डिस्टेंस है वो एल बाय टू से ज्यादा रखना है। तो ये डिस्टेंस एल बाय टू है, सो मैंने जी को उससे ज्यादा ही लिया है। सो दिस इज द ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, अगर आपके पास ये ग्रीन वाला जो मैंने सारा कुछ ड्रा किया है सिलेंडर, ये ना होता तो आपके पास सिंपल एक डिस्क होनी थी जिसकी थिकनेस डी एक्स है, और ये पॉइंट पी होना था, और बस आपने इसका पोटेंशियल निकालना था। और इसका पोटेंशियल बेसिकली मैंने यहाँ पे कॉपी किया है प्रॉब्लम 2.25 से ऑलरेडी। लेकिन अब ये है कि इस डिस्क के अलावा हमें इस सिलेंडर के ऊपर भी मूव करना पड़ेगा, और इस सिलेंडर के ऊपर जो चीज मूव करवा रही है वो मेरा एक्स है या मेरा डी एक्स है। तो मैं सिंपली ये करूंगा कि जो सिग्मा यहाँ पे दिया हुआ है सरफेस चार्ज, उसको मैं वॉल्यूम बना दूंगा। अब सरफेस से वॉल्यूम आप कैसे बनाते हैं? सरफेस से वॉल्यूम आप बनाते हैं, अगर मेरे पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसको लेंथ से मल्टीप्लाई करना। और इस केस में चूंकि इंटीग्रेशन करनी है हमने एक्स के ऊपर, सो लिहाजा डी एक्स से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा। और दूसरी चीज आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि आपका जो वेरिएबल है वो जी की जगह पे क्या हो गया है, एक्स हो गया। बस ये आपने फर्क करना है। सो ये जो सारा ऊपर लिखा हुआ था, इसको अब हम मैं डी वी कहूंगा। ठीक है। तो इसी चीज को मैं दोबारा लिखने जा रहा हूँ कि अब वी की बजाय ये डी वी है। वी तो तब होता अगर मेरे पास सिर्फ एक वाइट वाली डिस्क होती, सिलेंडर ना होता। तो सिलेंडर के लिए ये डिस्क जो है वो एक स्मॉल चार्ज एलिमेंट बनता है, इसलिए स्मॉल पोटेंशियल एलिमेंट देगा। सो डी वी विल बी इक्वल टू, सिग्मा की जगह पे आ जाएगा रो डी एक्स डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर रूट आर स्क्वायर, और जी की जगह पे मैं अब क्या लूंगा, एक्स, बिकॉज एक्सिस चेंज कर दिया है, बस और कुछ नहीं है। एंड देन माइनस एक्स। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लें जी। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपको पोटेंशियल देगा v इक्वल्स रो ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड देन डी एक्स। एक्स के ऊपर लिमिट क्या आ रही है? एक्स के ऊपर लिमिट आ रही है कि जब आप यहाँ पे होंगे इस पॉइंट पे, तो आपका एक्स होगा जी माइनस एल बाय टू। सो ये आपकी लोअर लिमिट बनेगी जी माइनस एल बाय टू। और इसी तरह से आपकी अपर लिमिट जो होगी वो आपका ये वाला एंड होगा। तो आप देखें ये जी डिस्टेंस से मैं जब इधर को जाऊंगा तो वो एल बाय टू डिस्टेंस ऐड हो जाएगा। सो दिस विल बिकम जी प्लस एल बाय टू। सो दिस इज द लिमिट। और अगला काम अब इंटीग्रेशन है, वो अब आप खुद कर लें। मेरा नहीं ख्याल कि मैं इतना ज्यादा मेरे पास टाइम भी है कि मैं इसको करूंगा।
बट मकसद सिर्फ ये था कि आपको बताया जाए कि किस तरह एक ऑलरेडी सॉल्व प्रॉब्लम कैन ऑल्सो हेल्प यू। सो आई थिंक यहाँ पे मैं इस प्रॉब्लम को स्टॉप करूंगा। आगे बस गंभीर किस्म की इंटीग्रेशन है, वो अब आप खुद करते रहें। एंड देन यू कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल, क्योंकि उसने कहा है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालें। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फिर आप वही मशहूर फार्मूला लगाएंगे, E इज इक्वल टू, क्या फार्मूला था, E वेक्टर इक्वल्स माइनस डेल V, और आपका जो आंसर है चूंकि वो Z पे डिपेंड करेगा, सो माइनस Z हैट डेल बाय डेल Z V ऑफ Z। सो इससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्व योर सेल्फ, इंटीग्रेशन आप खुद अब कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। अगेन सब्स्टिट्यूशन करें, जस्ट वन स्टेप आएगा आपका और इजीली हो जाएगी इंटीग्रेशन, मुश्किल नहीं है। मेन मकसद ये था कि प्रॉब्लम को सेटअप कैसे करना है, कैसे एक डिस्क से आपने सिलेंडर को एक्सटेंड कर लिया, दैट इज द मेन पॉइंट। एनी क्वेश्चन ऑन दिस प्रॉब्लम? अगर प्रॉब्लम पे कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम एक प्रॉब्लम और करेंगे, देन वी विल स्टॉप। ओके, नो डिस्कशन, देन लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम 2.8। ये क्या प्रॉब्लम है? यूज इक्वेशन 2.9 टू कैलकुलेट द पोटेंशियल इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड टोटल चार्ज q, कंपेयर योर आंसर। आई थिंक कि ये भी वही मिलता जुलता क्वेश्चन है, बस ये है कि सिलेंडर की जगह पे, सॉरी, सिलेंडर की जगह पे स्फीयर आ गया है। मुझे इस वक्त शदीद नींद आ रही होती है। सो चलें प्रॉब्लम की पहले स्टेटमेंट बनाते हैं ज्योमेट्रिकली। कहता है जी यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r है। सो एक स्फीयर लेते हैं और उस स्फीयर के साथ एक सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ड्रा करते हैं। um, इस डायरेक्शन को y, इस डायरेक्शन को हम z लेते हैं और इस डायरेक्शन को x। um, um, कैलकुलेट द पोटेंशियल इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज सोलर स्फीयर। तो एक स्फीयर है और उसके इनसाइड जो है कोई पॉइंट है, जिस पे आपने पोटेंशियल निकालना है, और वो पोटेंशियल जो है वो इस पूरे स्फीयर के टोटल चार्ज से निकलेगा, क्यू से। मुझे एक पॉइंट लेना पड़ेगा। लेट्स से ये मेरा पॉइंट है पी, जिसके ऊपर मैंने पोटेंशियल निकालना है, और ये मेरा ओरिजिन है कोऑर्डिनेट सिस्टम का। अगेन हम इस्तेमाल करेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो प्रॉब्लम इजी हो जाता है अगर मैं, क्योंकि उसने मुझे इनसाइड ये नहीं बताया कि पी कहाँ पे है, तो अपनी आसानी के लिए मैं पी जो है वो इस जी एक्सिस के ऊपर लूँ, और मैंने एग्जैक्टली exactly इसको सरफेस के ऊपर नहीं लिया ताकि आपको ये अंदाजा रहे कि ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये सॉलिड स्फीयर है, मतलब चार्ज पूरे स्फीयर में फैला हुआ है। और जो मेरा, अच्छा, इस पी पॉइंट के ऊपर अब इस पूरे स्फीयर में जो चार्ज पड़ा हुआ है, उस सारे चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल बन रहा है।
एक्यूमुलेट हो रहा है। तो प्रॉब्लम को क्या करना है, एक तो तरीका ये हो सकता है कि आप एक और सफियर बनाएं इसके अंदर, एंड देन आप उसको इंटीग्रेट कर लें। ठीक है, उसका एक स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट लें और उसके ऊपर आप इंटीग्रेट कर दें। तो वही काम अब यहाँ पे मैं करूंगा, लेकिन वो होगा इस तरह से कि लेट मी राइट द पोटेंशियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सो सॉरी, ये आएगा रो डी टाउ ओवर आर सेपरेशन वेक्टर। तो अब अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ, स्मॉल चार्ज एलिमेंट ले लेता हूँ, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स मुझे बताते हैं कि ये जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी आर, ये जो एंगल आएगा दैट विल बी थीटा, एंड देन अगर मैं इसका प्रोजेक्शन ड्रा करूं ऑन दैट एक्सिस, सो आई विल गेट दिस एंगल विच इज फाई। ठीक है, और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर चार्ज पड़ा हुआ है, सम स्मॉल चार्ज, लेट्स से डी क्यू, और इस डी क्यू की वजह से इस पॉइंट पी के ऊपर पोटेंशियल बन रहा है। तो डी क्यू से, ओ सॉरी, डी क्यू से पी तक मैं एक लाइन ड्रा करूंगा, एंड दैट लाइन विल बी माई ईटा। मैं फिर चले ईटा ही ले लेता हूँ क्योंकि आर से फिर कंफ्यूजन होती है। तो उसी तरह की सिचुएशन है जैसे मैंने कोन के मामले में किया था, फर्क सिर्फ ये था कि कोन में चार्ज सिर्फ सरफेस के ऊपर था और यहाँ पर चार्ज पूरे सॉलिड स्फीयर में है। सो दिस इज द सिचुएशन। अच्छा, पहली बात तो ये कि आपके पास मुझे दो चीजें निकालनी है उसी तरह से, वॉल्यूम एलिमेंट निकालना है डी टाओ, और ईटा निकालना है। ईटा के लिए मैं दोबारा से एक ट्रायंगल इस्तेमाल करूंगा, ये वाली, जिसको मैं यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ। ये लेंथ ईटा है, ये लेंथ आर है, ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट पी है, ये थीटा है, और ये डिस्टेंस जी ले लेते हैं। चले, ये डिस्टेंस जो है ये जी है एज ऑलवेज। तो मेरे लॉ ऑफ कोसाइन मुझे बता रहा है कि जो ईटा होगा, अगेन ईटा स्क्वायर विल बी इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर -2 आर जी कॉज ऑफ द एंगल। और इस केस में ये थोड़ा सा मुश्किल इसलिए प्रॉब्लम होगा कि थीटा फिक्स नहीं है, क्योंकि अब आप इस सिमत में भी मूव कर सकते हैं। तो जब आप इस सिमत में मूव करेंगे या इस सिमत में मूव करेंगे तो आपका थीटा भी चेंज होगा। जब आप इस सिमत में मूव करेंगे तो आपका आर चेंज होगा, और जब आप इस सिमत में मूव करेंगे तो आपका फाई भी चेंज होगा। सो तीनों वेरिएबल चेंज होंगे। सो प्रॉब्लम इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया कौन से, थीटा इज नॉट कांस्टेंट। सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर रूट में भूल गया था। सो ये ईटा हमारा होगा। दूसरी चीज मैंने निकालनी है वॉल्यूम एलिमेंट। अब आपको पता है कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में वॉल्यूम एलिमेंट क्या होता है, आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। तो यूज करते हैं जी, ये दोनों इंफॉर्मेशंस मुझे मेरे पास हैं, तो उसको मैं वी में प्लग इन कर देता हूँ। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चूंकि रो कांस्टेंट है सो उसको इंटीग्रल से बाहर लिखेंगे, और तीन इंटीग्रल आएंगे, 0 से 2 पाई फाई का इंटीग्रल, 0 से पाई थीटा का इंटीग्रल, और 0 से कैपिटल आर, ये आर के ऊपर इंटीग्रल होगा। अगेन चूंकि आर और ईटा आपस में कनेक्टेड है, सो दोनों में से किसी एक को वेरिएबल लेना है। मैं आर को वेरिएबल लूंगा, एंड देन आएगा जी डी टाउ विच इज आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई डिवाइडेड बाय एटा विच इज जी स्क्वायर
प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 RZ cos थीटा स्क्वायर रूट। सो दिस इज द इंटीग्रल जिसको हम सॉल्व करना चाहते हैं। पहले तो आप नोट फरमाएं कि जो फाइव वाला इंटीग्रल है वो सबसे आसान है, क्योंकि फाइव पे कोई चीज डिपेंड नहीं कर रही। सो वो आपको 2 पाई देगा, 2 पाई रो ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बाकी आपके पास आर का इंटीग्रल होगा। आर का इंटीग्रल मैं बाद में करूंगा, सो इसलिए उसके वेरिएबल मैं पहले लिख लेता हूँ, R² dr। एंड देन थीटा का इंटीग्रल उससे पहले कर लेते हैं, 0 to पाई साइन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय Z² प्लस R² माइनस 2 R, सॉरी, Z cos थीटा स्क्वायर रूट। अब ये पहले आप थीटा का इंटीग्रल सॉल्व करेंगे, क्योंकि थीटा के इंटीग्रल के अंदर ऑलरेडी आर भी मौजूद है जो कि वेरिएबल है। सो जब आप थीटा पे इंटीग्रेट करेंगे तो इस इंटीग्रल के लिए आप आर को कांस्टेंट रखेंगे, एंड वंस यू हैव द आंसर इन टर्म्स ऑफ आर, देन आर विल बिकम अ वेरिएबल फॉर दिस इंटीग्रल, एंड देन आप इसको सॉल्व कर लें। अगेन मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, आप खुद इसको सॉल्व कर सकते हैं। दीज आर जस्ट सब्स्टिट्यूशंस। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि जो नीचे cos थीटा दिया गया है उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, sin थीटा डी थीटा। सो यू कैन सिंपली सब्स्टिट्यूट दिस थिंग, और या इस पूरी चीज को आप इक्वल टू यू रख लें एंड देन सॉल्व करें तो आपका आंसर जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। एंड देन यू विल गेट अनदर एक्सप्रेशन इन आर, फिर आप उसको भी सॉल्व करेंगे। एंड टाइम है हमारे पास, अगर टाइम होता तो मैं आपको कर देता। बहरहाल जो आंसर आएगा आपका v आफ्टर डूइंग ऑल दिस एक्सरसाइज, वो होगा रो ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट R² माइनस Z² ओवर 3। सो दिस इज द आंसर दैट यू विल गेट आफ्टर सॉल्विंग दिस इंटीग्रल। और आखिर पे आपने ये करना है कि, क्योंकि उसने कहा है कि आपने आंसर को प्रॉब्लम 2.21 से कंपेयर करना है, तो प्रॉब्लम 2.21 जो है उसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे ख्याल इधर पड़ा होगा कहीं पे। हाँ, यहाँ पे हमने किया हुआ था। तो ये वही प्रॉब्लम है, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर वाला। तो इसका जो आंसर था, यहाँ पे कहीं पे दिया होगा। हाँ, ये हमारे पास इनसाइड द स्फीयर आंसर था। तो इसके साथ इसको कंपेयर करना है। सो उसके लिए आप सिंपली ये करेंगे कि रो को, क्योंकि रो जो है वो कांस्टेंट है ना इस पूरी स्फीयर के ऊपर, सो रो कैन बी रिटर्न है, रो क्या होता है, चार्ज। और जो कि क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है कि टोटल चार्ज जो है वो आर है, सॉरी क्यू है, और रेडियस आर है। सो टोटल चार्ज डेंसिटी जो होगी या वो क्या आएगी आपके पास, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम को आप लिखेंगे पाई कैपिटल आर क्यू। एंड ये एक्सप्रेशन आप इस्तेमाल करें तो वी विल बिकम व्हाट, क्यू ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स 4/3 पाई आर क्यूब R² माइनस Z² ओवर 3। इसको अब आप सॉल्व कर लें, सो दिस विल सिंप्लीफाई टू Q ओवर 4 2s are 8 बाय एप्सिलॉन नॉट। R² अंदर भी है तो उसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, तो वो बन जाएगा R, एंड देन 3 - R² ओवर R²। Z² should be Z²। हाँ, यहाँ पे Z² होना चाहिए, एंड देन दिस इज द आंसर। 3 से 3 मैंने कैंसिल किया है।
This three goes away with this three. LCM लेके. So this is the potential due to this solid sphere. I think यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे. अगर किसी का कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं. आखिरी चंद मिनट है. प्रॉब्लम 2.29 भी आप खुद कर लें. दैट इज जस्ट वेरीफाइंग द पॉइसन इक्वेशन. ठीक है. आप v को जो है वो लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी एंड देन डेल्टा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे. और यू कैन डू दैट. प्रॉब्लम 2.29 आप खुद कर सकते हैं. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, सो प्रॉब्लम 2.29 बेसिकली उसमें करना आपने ये है कि आपको पता है v इन जनरल क्या होता है. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो डी टाओ ओवर r. और सिंपली आपने डेल स्क्वायर v निकालना है. सो दिस विल बिकम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो डी टाओ एंड देन डेल स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ 1/r पे लगेगा. एंड डेल स्क्वायर 1/r को आप लिख सकते हैं 1/4 पाई. ये एक बड़ा मशहूर फार्मूला है. डेल स्क्वायर 1/r इज इक्वल टू -4 पाई डेल्टा फंक्शन. सॉरी, डेल्टा 3 डायमेंशन के अंदर डेल्टा क्यूब आएगा एंड देन r माइनस r प्राइम. सो इसको आप यहाँ पे अप्लाई करें. राइट. सो रो डी टाउ -4 पाई and then r minus, sorry, del cube और माइनस r प्राइम. और ये इसलिए कि आप इसको डी टी प्राइम लिख सकते हैं. डजेंट मैटर, मतलब वो एक ही चीज है. सो 4 पाई कैंसिल होगा एंड देन यू विल गेट माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट. आई थिंक मैंने पूरा ही सॉल्व कर दिया है बहरहाल. सो दिस इज द एंड दिस रो इज ऑफ कोर्स इन जनरल इट डिपेंड्स ऑन द आर कोऑर्डिनेट. आर से मुराद यहाँ पे r θ φ भी हो सकता है. ठीक है. सो 3 डायमेंशनल प्रॉब्लम है. चले, प्रॉब्लम 2.29 भी मैंने कर ही दिया. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री कंडीशंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ये बाउंड्री कंडीशंस जो है ना ये बहुत अहम अहम किरदार अदा करेंगी इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर जाके भी. इससे रिलेटेड एक दो प्रॉब्लम्स होंगे. एंड देन वर्क एंड एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो है उसके कुछ बड़े इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं वो हम करेंगे. सो दैट इज द प्लान. इसके अलावा अगर किसी का कोई सवाल है तो काइंडली आप कर सकते हैं.